हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल फलक स्टडी पे। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को जो जैव प्रक्रम होता है, जो मतलब आपका जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें जो पोषण आता है उसके अंतर्गत तो मैं पूरा पोषण तो आपको पढ़ा दिया हूं। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप लोग जानते हो बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा महत्व है ऑब्जेक्टिव का। और मैं यहाँ 30 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, ठीक ना। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनने वाला भी नहीं था, ठीक ना। तो अगर अभी तक आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं बाबू, ठीक ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो देखिए बाबू, सजीव का यहाँ मुख्य लक्षण पूछ रहा है। देखिए सजीव का यहाँ मुख्य लक्षण आप क्या बताइएगा। एक मिनट, मैंने शायद अभी अच्छा स्लाइड नहीं किया। हाँ अब ठीक है। देखिए बाबू, सजीव का यहाँ मुख्य लक्षण क्या है, तो सजीव में क्या होता है, तो बाबू श्वसन होता है, ठीक ना। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो पढ़ा सजीव में स्थानांतरण भी होता है, अब जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो सजीव में आते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू, यहाँ बोल क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है मुख्य लक्षण का बात कर रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ अगर मुख्य लक्षण अगर नहीं बोलता, अगर मुख्य लक्षण का अगर यहाँ बात नहीं करता तो हम लोग जरूर मार सकते थे, ठीक ना। अगर मुख्य लक्षण का अगर यहाँ बात नहीं होता तो हम लोग जरूर अपना आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, मुख्य लक्षण का बात बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्वसन। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। उस बात क्या बोल रहा है, कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। देखिए कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। देखिए बाबू, इसका आंसर आप एक बार अपने मन में देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जीव द्रव, ठीक ना। जीव द्रव में क्या होता है, सभी क्या होता है, सजीवों के गुण विद्यमान होते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जीव द्रव। आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है। बहुत देखिए बाबू, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, श्वसन कहलाता है, जन्म कहलाता है, या जैव प्रक्रम कहलाता है। तो आप बता लीजिए अपने मन में, ठीक ना। आशा करता हूँ आप बता लिए होंगे। अब आगे आंसर पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जैव प्रक्रम, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, जैव प्रक्रम। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जीव जीने के लिए जो भी प्रक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, या वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहता है। यहाँ वही बात पूछ रहा था। चलिए आगे चलते हैं बाबू। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है। देखिए वो स्वपोषी बता रहा है। अब जीवाणु स्वपोषी है, कवक स्वपोषी है, सभी हरे पौधे स्वपोषी हैं, या सभी जीव स्वपोषी है। देखिए इसका आंसर मैं जानता हूँ कि आप लोग को पता होगा, ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो सभी हरे पौधे क्या है बाबू, स्वपोषी का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। बहुत अच्छा। तो देखिए CO2 का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। माफ़ी चाहता हूँ बाबू, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ क्या कार्बोहाइड्रेट है या क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो आप एक मिनट अपने मन में दे लीजिए। अब आप लोग ये सोच रहे हो सर बहुत छोटा छोटा है, तो कोई बात नहीं बाबू, आप देख लीजिए। मैंने PDF बनाते वक्त गलती से मैंने अपना साइज गलत चूज कर लिया था, तो आप देख लीजिए फिर भी। तो इसका आंसर कौन होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं बाबू, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। बहुत अच्छा बाबू। तो देखिए गोबर छत्ता क्या परजीवी पोषण है, मृतजीवी है, स्वपोषण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप बता सकते हैं, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। तो गोबर छत्ता क्या है बाबू, मृत परजीवी पौधा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, पौधे में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किस में होती है। मतलब पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किस में होती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, क्लोरोफिल में होती है, रंध्र में होती है, सभी कोशिकाएं में होती है, या परिवहन ऊतक में होती है। देखिए बाबू, परिवहन ऊतक आपको आगे चल के पढ़ना है, जो जाइलम और फ्लोएम होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक ना। कि मतलब पौधे में कौन सा भाग है जो कि प्रकाश को अवशोषित करता है, उसका आंसर क्या है, क्लोरोफिल, ठीक ना। अगर वहाँ क्लोरोप्लास्ट भी होता तो आपको मारना होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा करते हैं। बहुत अच्छा। देखिए मतलब CO2 लेते हैं, O2 निकालते हैं, तो किसके द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ बोल रहा है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखिए बाबू, तो आपको पता है, मुझे पता है कि आपको आंसर पता होगा। तो रंध्र द्वारा क्या करते हैं, इसे वो करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू।
आगे क्या बोल रहा है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? आप ऑप्शन देख लीजिए, डेंटाइन हो गया, इनामेल हो गया, मज्जा गुहा हो गया या अस्थि हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ बाबू, ठीक ना, इसका ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो इनामेल कहलाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। देखिए लार, इनमें किस ग्रंथि का स्राव होता है? देखो लार में मतलब कौन सा ग्रंथि पाया जाता है जो निम्नलिखित में है? तो आप देखिए, क्या पैरोटिड पाया जाता है, यकृत पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है या आंत पाया जाता है, आंत ग्रंथि पाया जाता है? तो आप जानते हो बाबू इसमें क्या पाया जाता है? पैरोटिड पाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू ये क्या इसमें बोल रहा है, एक मिनट बाबू, सॉरी बाबू, गलती से मैंने स्लाइड में अच्छा से नहीं बना पाया आज, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, हाँ हो गया। आप इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होते हैं? अब देखिए जठर रस में क्या नहीं होते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन या पित्त। तो आप जानते हो पित्त जो है ये तो यकृत से स्रावित होगा, तो पित्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पित्त। चलिए बाबू आगे चलते हैं। अब दूसरा का क्या बोल रहा है, ये इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो देखिए आप जानते हो मैंने आपको छोटी आंत का भाग का एक्टिव बताया था, दीदी जियाई, डेडोनम, जेजनम, इलियम। तो यहाँ क्या है, कोलम है, डेडोनम है, जेजनम है, इलियम है। अब देखिए कोलम तो बड़ी आंत का भाग होता है, तो यहाँ कहाँ से आ गया? इसका आंसर क्या होगा? कोलम, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मतलब बाबू उसका कोई काम नहीं होता लेकिन शरीर में है। तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि जो अपेंडिस है वो क्या है? अवशेषित अंग है, ठीक ना। चलिए इसका कोई काम नहीं है लेकिन अभी भी शरीर में है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो आप जानते हो कि मनुष्य की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक ना। मैं आशा करता हूँ, और बाबू आपका ये सारा PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारा PDF दे दिया जाएगा। चलिए आगे चलते बाबू। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो देखिए बाबू अमाशय ग्रंथि का कौन भाग नहीं है? तो आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, म्यूकस कोशिका, जैमोजन कोशिका, मूल पित्तवाहिनी या अम्लजन कोशिका। आप जानते हो कि मूल पित्तवाहिनी आ गया तो ये तो पित्ताशय में आ गया बाबू, ठीक ना। तो मूल पित्तवाहिनी तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये तो यकृत में आ गया। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, कंठ द्वार के कारण, एपिग्लोटिस के कारण, ग्रसनी के कारण और ग्रास नली के कारण। तो आप जानते हैं बाबू कि एपिग्लोटिस क्या करता है कि इसको एपिग्लोटिस क्या करता है कि जो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप के होने के बाद वो क्या कहलाता है? ठीक ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब छोटी आंत में भोजन मतलब पूरी तरह से जब पच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चाइल कहते हैं, ठीक ना। और कैम क्या कहते हैं? कैम जो होता है बड़ी आंत में, ठीक ना। चलिए आशा करता हूँ कि आपको आ गया होगा, ठीक ना। ये सॉरी गलती हो गया, जो अमाशय में जो भोजन पचता है उसे हम क्या कहते हैं? कैम कहते हैं। और जो छोटी आंत में पचता है उसे क्या हम कहते हैं? चाइम कहते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं बाबू। निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? ठीक ना। देखिए बाबू अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो आप जानते हो अमीबा में कूटपाद होता है, ठीक ना, उसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए आगे चलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ बाबू आज के स्लाइड के लिए, ये बहुत बेवकूफ़ी की तरह आज मैं बना दिया हूँ। देखिए बाबू उसके बाद क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? देखिए बाबू अमीबा में कौन नहीं है? तो आप जानते हो अमीबा में क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है, लेकिन अपघटन नहीं होता है। तो पहला इसमें अपघटन नहीं होगा, ठीक ना। तो आप समझ सकते हो अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? अब बहुत अच्छा, ठीक ना। देखो अमीबा में क्या होता है? कूटपाद में होता है? नहीं, ठीक ना। भोजन राजधानी में होता है, केंद्रक में होता है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में होता है। तो भोजन राजधानी में क्या होता है? उसका पाचन क्या अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन राजधानी में होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बाबू अब मैं अगला क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो जैसा कि देखिए बाबू अगर आपने मेरा अगला जितना भी मैं पढ़ाया हूँ अगर आपको नहीं देखे हैं, देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आप यहाँ ऑब्जेक्टिव करवाइएगा, ऑब्जेक्टिव में लगाइएगा, ठीक है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किस रचना से होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक ना। देखो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किस रचना द्वारा होता है? ठीक, तो उसमें क्या होता है? कोशिका मुख होता है, ठीक ना बाबू। कोशिका मुख द्वारा क्या होता है? उसमें अंतर्ग्रहण होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं बाबू। मनुष्य के आहार नल की लंबाई
कितनी होती है? तो आप जानते हो बाबू मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, ठीक ना। आगे बढ़ रहा है, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना द्वारा होता है? ठीक ना। पहला दांत से होता है, लार ग्रंथि से होता है, स्वाद कलिकाओं द्वारा होता है, या दांत की अस्थि मज्जा से होता है। मतलब हमारा स्वाद किसके द्वारा होता है? ठीक ना। तो आप जानते हो बाबू कि हमारा जो स्वाद है वो स्वाद कलिकाएँ द्वारा होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाली एक अस्थायी परत को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है बाबू, ठीक ना। तो मैं आपको बताया था बाबू कि अगर आपका कोई दोस्त अगर साफ अगर दांत उत नहीं धोए तो आप उसको बोला करो, देखो तुम्हारे जो दांत में जो पीला पीला भाग है वो क्या है? दंत अस्थिच्छय है। लेकिन अगर यही पीला पीला भाग अगर अस्थायी परत बना ले तो उसे हम क्या बोलते हैं? दंत पलाक, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन मनुष्य के मुंह गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां नहीं है? तो देखिए बाबू क्या है, पहला अग्नाशय नहीं है, पैरोटिड क्या नहीं है, सब मैंडिबुलर नहीं है, सब लिंगुअल नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या होगा बाबू? अग्नाशय, ठीक ना। अग्नाशय क्या है? ये तो अग्नाशय है, ये कोई लार ग्रंथि थोड़ी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर होता है? तो देखिए इसका बाबू आंसर क्या होगा? तो इस मैं ये सब जितना भी है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप एक बार जाकर मेरा वीडियो जरूर देख ले, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? स्तंभाकार एपिथेलियम, ठीक ना। चलिए बाबू आगे चलते हैं। आमाशय की दीवार में होने वाले घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से होता है? देखिए ऑप्शन में क्या है? अम्लीय स्राव, गैस्ट्रिक लाइपेज, सक्रिय पेप्सिन या म्यूकस, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसका आंसर होगा बाबू अम्लीय स्राव, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? ठीक ना। तो देखिए बाबू मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जो लाइपेज होता है वो वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। चलिए आगे चलते हैं। मानव आहार नल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? तो आप जानते हो बाबू कि जो छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ी है, नाम भले छोटी है लेकिन सबसे बड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आप जानते हो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ठीक ना। चलिए आशा करता हूँ बाबू कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्लीज़ जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सारा वीडियो लाइन बाय लाइन आप लाइन से देख लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट लगाइएगा। और देखिए बाबू मैंने ये जो टेस्ट दिया है ये पूरा, इससे आगे आपको मतलब पोर्शन में पूछने वाला नहीं है, ठीक ना। और इससे आगे तो कन्फर्म नहीं आएगा, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन और है जो मैं रखा हूँ, मैं 50 रखा था लेकिन अभी मैं आधा ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक ना। तो मैं बहुत जल्दी उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। तो देखिए बाबू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना, दिल से धन्यवाद। और एक मैं आपको बात बोलूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक ना। क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और आपको अगर फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है तो आपको क्या होगा, मतलब आपका कोई घाटा हो रहा है नहीं ना, तो इसलिए कर दो, कैसे भी करना है आपको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।